मॉर्निंग, सुबह खैर। एक नए दिन, एक नई सुबह और कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी जहाँ कहीं होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। अपनों का ख्याल रखने का एक तरीका ये भी होता है कि उनसे अच्छे अंदाज में गुफ्तगू की जाए, उनकी बात सुनी जाए। वैसे भी कहा जाता है कि गुफ्तगू आपकी शख्सियत का आकाश होती है और जब आप बातचीत करते हैं तो लोगों को आपकी शख्सियत समझने का मौका मिलता है। और इस हवाले से मौला अली का एक कॉल है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि गुफ्तगू दवा की मानंद है जिसका कम इस्तेमाल शफा बख्श है और कसरत का इस्तेमाल मौत का बायस भी बन सकता है। तो बहुत से लोग फ़कत अपनी गुफ्तगू की वजह से ही बहुत सारी मुश्किलात में भी गिर जाते हैं और इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि गुफ्तगू अच्छे अंदाज में हो, अल्फाज का चुनाव अच्छा हो ताकि आपसे बातचीत करके दूसरों को अच्छा लगे, वो आपसे उकता ना जाए। पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। तो मौसम में बरसात जारी है और मानसून में मौसम के तेवर भी हम देखते हैं कि बदलते वक्त कुछ भी पता नहीं चलता। कभी सूरज आंखें दिखाता रहता है हमें, तो कभी बादल बरसने लगते हैं। हवा में भी नमी का तनासुब ज़्यादा होता है जिसकी वजह से स्किन इश्यूज जन्म लेने शुरू हो जाते हैं। और इस मौसम में बहुत से लोगों की जानिब से शिकायत भी की जाती है कि उनकी जो स्किन है और हेयर वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन बेरौनक हो जाती है, पैच स्किन हो जाती है, एक्नी स्कार्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, बम्पी स्किन जैसे मसाइल तो आजकल आम है। इसके साथ साथ बहुत से स्किन इन्फेक्शन भी पैदा होने का खदशा हो जाता है। इन मसाइल से कैसे बचा जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इमा शाहीन है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर इमा, मैं आपको खुश आमदीद जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मौसम के साथ एंजॉय भी कर रहे हैं और थोड़े परेशान भी हैं। परेशान भी बिल्कुल ऐसे ही है। स्किन को लेके आजकल हर कोई परेशान है क्योंकि ये मानसून का सिलसिला है और इसमें हमारी स्किन पैची हो जाती है, वो एक नमी की जो तह है हमारे स्किन के ऊपर आ जाती है, तो एक्नी होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो किस तरह हमें अपनी स्किन को हाइड्रेट भी रखना है और इन सारे मसाइल से बचाना भी है? मुनीबा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट एम्फसाइज करना चाहूँगी। आपने भी क्या है कि स्किन ड्राई हो जाती है लेकिन ऑयली हो जाती है। अब मॉइस्चराइजेशन को और ग्रीजीनेस को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब ड्राई होने के हवाले से मौसम बेशक बहुत ज़्यादा पुरनम है, बहुत एंजॉयबल है, नमी ज़्यादा है, लेकिन नमी के साथ होता है इस तरह के पसीना आना और स्वेटिंग में बहुत इजाफा हो जाता है। यानी आम सिचुएशन में आपको जब जहाँ पर स्वेटिंग नहीं भी हो रही, बरसात के मौसम में आप उतनी एक्टिविटी करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग के साथ जिस्म से पानी ज़ाया होता है, पानी ज़ाया होने के साथ नमकियात भी कुछ निकलते हैं। इस मौसम में ये एक बिल्कुल ईजिली अंडरस्टैंडेबल आसान सी बात है कि अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है और अपनी एक्टिविटी की वजह से, अपने कामों की वजह से अगर आप उतना पानी नहीं ले रहे हैं तो स्किन का मॉइस्चर लेवल, उसकी हाइड्रेशन कम होना एक बिल्कुल नॉर्मल बात है। ठीक है। इसलिए बरसात के मौसम में पानी ज़्यादा लेना, अब पानी भी आप सिर्फ पानी की फॉर्म में अगर लेंगे तो वो आपको तबीयत में भारीपन और एक अजीब सी फीलिंग पैदा करता है जो आप लेना चाहते हैं। एग्जैक्टली है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें नमकियात शामिल किए जाएं। ठीक है। अगर आपका ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो आप ORS, निमकोल वगैरह मिलाकर पी सकते हैं। सिकंजी बीन इस मौसम का बहुत एक मशहूर, एक बहुत ज़्यादा पसंदीदा मशरूब है, वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, उसमें आपके लिए के साथ नमक भी जा रहा है, लीमू जिसमें विटामिन C होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला नहीं है तो आप खुल के पी सकते हैं। अगर है भी तो उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके, मॉडिफाई करके। ज़्यादा स्वेटिंग होगी इस मौसम में, उसको मद्देनजर रखते ही हमें पानी ज़्यादा करना है अपना। जी बिल्कुल, बिल्कुल पानी का इंटेक ज़्यादा करना है। वैसे तो ये कहा जाता है कि आप 16 ग्लास या 18 ग्लास, लेकिन वो पूरा थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट नहीं रहता। एक आम फहम सी बात ये है कि आपको जितनी प्यास लगती है आप उसको डिले मत करें कि अभी बाद में ये काम खत्म कर लूं फिर पानी पीती हूँ, ये काम हो जाए तो फिर उसके बाद पानी पी आता हूँ। ये काम करने के बजाय जैसे आपको प्यास लगती है आप अपनी प्यास के मुताबिक पानी, लिक्विड फॉर्म में आपको जूस अच्छा लगता है, आपको शिकंजी बीन अच्छी लगती है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप लिक्विड फॉर्म में लें। यहाँ एक बात और एम्फसाइज करना चाहूंगी कि अगर आप चाय या ग्रीन टी की फॉर्म में पानी ले रहे हैं तो उसमें ये है कि उसमें डायूरेटिक यानी पेशाब आवर इफेक्ट होता है, उससे आप और डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको आप कंसीडर ना करें। वो पानी में कंसीडर नहीं होता जो भी आप ग्रीन टी पी रहे हैं या फिर चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं।
कॉफी का भी अप टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन ये चाय और ग्रीन टी में ग्रीन ज़्यादा। टी। और दूसरा जैसे आपने कहा कि डिहाइड्रेशन हो जाती है क्योंकि हम पानी का इंटेक नहीं कर रहे होते, थोड़ी ड्राई भी हो जाती है स्किन, तो क्या इस स्किन में ऑयली भी हो जाती है, तो क्या इस मौसम में हम लोग लोशन या जो क्रीम्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं? वो तो नहीं हमारी एक्नी का बाइस बन सकते? अब इस तरह है कि एक्नी प्रोन स्किन का, यानी जिसमें एक्नी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक्नी एक इस तरह का मसला है कि ये टीन एज ग्रुप्स जो हमारे होते हैं, टीन एज लीडिंग टू 25-30, ये इस एज ग्रुप का ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इस एज ग्रुप का, लेकिन इस एज ग्रुप का ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसमें इस तरह होता है कि थोड़ी बहुत एक्नी ऑलमोस्ट 90% हमारे टीन एज ग्रुप को, यंगर एज ग्रुप को होती है। अगर आपकी बिल्कुल माइल्ड एक्नी है, 1-2 दाना निकलता है, तो आप ट्रीट इट एज नॉर्मल, अपनी रूटीन स्किन केयर जारी रखें। अगर आपका एक्नी का प्रॉब्लम ज़्यादा है, इस वेदर में आपको अपनी स्किन केयर रूटीन थोड़ी सी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। लाइक अगर आप दिन में ड्राई वेदर में, जैसे हमारा विंटर वगैरह का सीजन, एक दफ़ा फेस वॉश करते हैं, आप कम से कम 3 दफ़ा करें। अगर आपका आउटडोर काम है, आप वहाँ से वापस जाने के बाद ज़रूर वॉश करें। और क्रीम मॉइस्चराइजेशन का, ये मॉइस्चराइजर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कह रही हैं कि ड्राई भी हो रही है, अंदर से पानी को पहुँचाना, क्योंकि सप्लाई तो वो ब्लड के थ्रू ही है, लेकिन ऊपर से पानी को सेव करना, क्योंकि मॉइस्चराइजर लगाने का बेसिकली मकसद वो है। लेकिन एक्नी प्रोन स्किन में आप जेल फॉर्म में मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। ओके। उसके अलावा स्किन की क्लेंजिंग आप कोई भी आपका रूटीन जो फेस वॉश वगैरह या सोप रूटीन में आप यूज करते हैं वो ही यूज करें। आप जितनी दफा आपको लगता है कि ऑयली हो रही है आप उसको वॉश करें, लेकिन बहुत ज्यादा इसलिए ना करेंगे कि अगर वो ओवर ड्राई हो गई, वो और ज्यादा 2 से 3 दफा काफी होता है। और जब आप आउटडोर्स गए हैं या आपने कोई मेकअप लगाया है, उसके बाद जरूर आप वॉश करें स्किन को। उसके अलावा स्किन केयर में आप सन ब्लॉक जरूर लगाएं, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है। तो क्या सन ब्लॉक जो है सिर्फ हम बाहर जाते हुए ही लगाएं, या फिर हम लोग अगर घर पे हैं, या मैं अब स्टूडियो में बैठी हूँ कि मुझे यहाँ पर भी लगा के बैठना है सन ब्लॉक? मुनीबा, इस तरह है कि सन प्रोटेक्शन, हमने नाम सन ब्लॉक एक कॉमन, एक आम नाम सन ब्लॉक है, लेकिन ये बेसिकली यूवी या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर्टिफिशियल लाइट में भी होती है, लाइक जिस तरह का हमारा एक्सपोजर है। आप सनस्क्रीन को अपनी रूटीन का पार्ट बना लें। जैसे आप मॉइस्चराइजर लगाते हैं, आजकल कई मॉइस्चराइजर्स ऐसे अवेलेबल हैं जिसमें सनस्क्रीन ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, मेजॉरिटी में बल्कि है। उसके अलावा अगर नहीं है, और या आप ज़्यादा SPF का यूज़ करना चाहते हैं, तो वो एक अगेन लंबी डिस्कशन है कि कितनी SPF यूज़ करनी चाहिए, तो वो आप अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक इट अ रूटीन कि आपने सनब्लॉक लगाना है। दूसरी बात यह है कि सनब्लॉक का इस्तेमाल प्रॉपर होना चाहिए। हम लगा तो लेते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि हमने किस तरह लगाना है। और बहुत से हमने देखे हैं जब हम लोग सनब्लॉक लगाते हैं तो हम लोगों को स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, ये किस वजह से होती है? देखिए मुनीबा, इस तरह है कि सनब्लॉक की भी मैंने आपको जैसे बताया कि टाइप है। फिजिकल सनब्लॉक होते हैं, केमिकल सनब्लॉक होते हैं, क्रीम बेस्ड हैं, लोशन बेस्ड हैं, फिर जेल बेस्ड हैं, पाउडर फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में। आजकल बहुत ज्यादा सनब्लॉक्स अवेलेबल हैं। अगर ये यूजुअली जो आप प्रॉब्लम बता रही हैं, ये आता है क्रीम बेस के साथ, ठीक है, वो आपकी स्किन लाइक आप उसको एक तरह से ओक्लूड कर रहे हैं, जैसे आप एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा रहे हैं, उस तरह की स्किन में वो आती है, तो स्किन का टेम्परेचर थोड़ा राइज होने लगता है। फिर उसकी वजह से हमारे जो ये स्वेट ग्लैंड यानी पसीना बनाने वाले हदूद एक्टिव हो जाते हैं और वो स्वेटिंग करते हैं। अगर आप ये एक्नी प्रोन स्किन का जेल फॉर्म में यूज करें तो उसके साथ ये प्रॉब्लम कदरे कम होती है। तो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है या अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, तो आपको चाहिए यही कि आप जेल बेस वाला वो सीबम कंट्रोल SC उस सनब्लॉक के साथ होता है, ठीक है, आपकी ग्रीजीनेस को भी कम करता है, उसके साथ ये प्रॉब्लम कदरे कम आती है। लेकिन सनब्लॉक यूज करना दैट इज अनअवॉइडेबल, वो आपने करना ही करना है और पूरा साल ही करना है। ये कोई भी मौसम नहीं है जिसमें हम छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि आपने पूरा साल करना है। ये पूरा साल करना है। दूसरा, आपने जैसे बताया कि कैटेगरीज भी हैं सनस्क्रीन की, तो ये किस कैटेगरी का, जो मतलब अगर 20 से अबव अगर किसी ने यूज करना है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? 30 अबव कौन सा यूज कर सकता है? किस कैटेगरी में हम वेरी करते हैं? मुनीबा, ये 30 और 20 आप एज का कह रही हैं या एज का? सनब्लॉक आप किसी भी एज में, लाइक आप बिल्कुल छोटे बच्चे से लेके और बिल्कुल ओल्ड एज तक यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। यूजुअली नॉर्मल स्किन में 30 to 40 SPF जो आप कहते हैं वो दैट इज फाइन। ओके, मतलब इससे ज्यादा कि आपको SPF 100 है, आप 200 में भी ले आए लोगे, जितना SPF ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। ये थोड़ा सा UVA और UVB का होता है, UVAs भी मौजूद होती हैं, ये सिर्फ UVB का प्रोटेक्टिव फैक्टर आपको बता रहा होता है।
बहरहाल एक आम फहम उसके लिए, अगर आप 30 तक का सन ब्लॉक यूज कर रहे हैं दैट इज गुड इनफ, वो भी इनफ है जी। और अगर जो 100 और 200 जैसे आपने बात की कि 200 तक आ गया हुआ है, तो वो हमारी स्किन को कोई मुतासिर तो नहीं करेगा अगर हम वो लगा लेंगे तो? इस तरह की कोई जो है नुकसानदेह चीज नहीं है। कई दफा ये होता है कि आपको जो भी टेक्स्ट, बेसिकली आपको जो देखना है 30 to 45 इज मोर देन इनफ। अगर आपने हायर पे जाना है आप बेशक जाएं, आप ये चीज नोटिस करें कि उसकी फॉर्म वो क्रीम फॉर्म में है, लोशन फॉर्म में है, जेल फॉर्म में। अगर आपकी स्किन ग्रीजी है और आप क्रीम फॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉब्लम्स करेगा, वो आपको एक्नी करेगा, आपको उसकी लुक भी अच्छी नहीं आएगी, वो स्वेटिंग हो रही है और एक अजीब सा। तो आप स्किन टाइप के हिसाब से अपनी, यानी आपकी स्किन एक्नी प्रोन है, ऑयली है, ड्राई है, उस हिसाब से अपना सन ब्लॉक चूज करें। और दूसरा इमा, आजकल हम देख रहे हैं एंटी एजिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है और वक्त से पहले लड़कियों में आना शुरू हो गई है, तो उसके हवाले से हम अगर तरीक़ाकार जाने तो क्या होना चाहिए अगर घर में हमने करना है, अपनी एंटी एजिंग को रोकना है, तो उसको क्या कर सकते हैं? और ट्रीटमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ चुके हैं, वो क्या ठीक हैं ट्रीटमेंट्स? आप अगर ट्रीटमेंट एक कोई मेंशन करेंगे, बहुत सारे ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास अवेलेबल हैं, और अगर आप एक प्रॉपर ट्रेन्ड और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो आपको कभी भी, अगर आप ये फरमाइश लेके गए हैं ना कि मैंने ये ट्रीटमेंट कराना है, वो आपको एटलीस्ट एक दफ़ा गाइड ज़रूर करेगा कि आपको ये ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं। ठीक है, मतलब एक वो मनी मिंटिंग वाले, आप कंसिडर ये होता है कि हर डर्मेटोलॉजिस्ट पैसे बनाने के लिए बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल है और एथिकल प्रैक्टिस कर रहा है, वो आपको गाइड करेगा कि दैट इज रिक्वायर्ड और नॉट। अगर वो सही चॉइस के साथ किया जाता है तो ये प्रोसीजर्स बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, उसका गेन ही होता है। दूसरी बात आपने की कि ये एजिंग अर्ली हो रही है, थोड़ा सा वक्त के साथ लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। अब हमारे सब में, मेल्स हो या फीमेल्स हो, स्ट्रेस का फैक्टर बहुत ज़्यादा लाइफ स्पीड अप होने के साथ आ गया है। दूसरी चीज़, अगेन फिर ऐसा लगेगा कि मैं किसी सन ब्लॉक कंपनी को प्रमोट कर रही हूँ। हम एजिंग में जो चीज़ आसानी से रोक सकते हैं, एजिंग एक तो हम कहते हैं इंट्रिंसिक एजिंग, अंदर से जो टाइम के साथ साथ आप एज हो रहे हैं वो आप नहीं रोक सकते। जो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसमें है सन। जो एक्सट्रिंसिक एजिंग होती है, यानी बाहर के फैक्टर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सनलाइट से या यूवी रेज से एक्सपोजर। ठीक है, उससे प्रिवेंट करने के लिए एक रेगुलर और प्रॉपर यूज ऑफ सन ब्लॉक। आपने जब सन एक्सपोजर से कम आधे घंटे से कम भी कर लें तो 20 मिनट पहले सनस्क्रीन, अपना सन ब्लॉक लगाना है। ठीक है, फेस पे भी लगाना है, हैंड्स पे भी लगाना है, नेक का जो आपका एक्सपोज एरिया है उस पे लगाएं। बाकी ये है कि अगर आपने हेल्दी डाइट लें, अब हेल्दी डाइट की डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं जा सकती, लेकिन आजकल हमारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग है। और स्ट्रेस रिलीवर्स, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर स्किन। वो तो हमारी कह लें कि जिंदगी से निकल ही गई है कि हमने एक्सरसाइज, मतलब एक्टिविटी लेवल हमारा ये है कि हम अपने रूटीन कामों में इतने बिजी हैं, और टाइम सेव करने के लिए हम जंक फूड भी खाते हैं, जल्दी से मिल जाए खा लें, तो these all factors are leading to early age. Exactly. मजीद भी हमने स्किन केयर के हवाले से बात करनी, आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम बात कर रहे हैं स्किन के हवाले से कि स्किन के क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, और आजकल जिस तरह मौसम में बरसात चल रहा है और इसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से स्किन मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं, एक्नी हो जाती है, जिनकी ड्राई स्किन है वो भी ऑयली होना शुरू हो जाती है। तो इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर इमा शाहीन मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, और उनसे हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम अपनी डेली रूटीन को और उसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको ऐड ऑन करके अपनी स्किन को और भी ज़्यादा फ्रेश कर सकते हैं इस मौसम में भी। तो डॉक्टर इमा, जैसे आप बता रही थी कि एंटी एजिंग बढ़ती जा रही है और अर्ली होती जा रही है जिसकी वजह से हम लोग बड़े परेशान हैं। दूसरा एक मसला है ओपन पोर्स का, जब पोर्स भी खुल जाते हैं तो तब भी एक्नी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो कैसे हम लोग पोर्स को बंद कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होना चाहिए हमारी डेली रूटीन में? देखिए, ये पोर्स खुलने से एक्नी बढ़ना एक मिसकॉन्सेप्शन है। अच्छा, एक्नी के जो फैक्टर्स हैं, एक्नी मल्टीफैक्टोरियल, बहुत सारी वजूहात की बिना पर होती है। पोर्स खुलने से नहीं, पोर्स बंद होने से एक्नी होती है। जो आप अगर ऊपर से ऑयलीनेस की वजह से जो आपकी स्किन की अपना ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है उससे, या आपको ऐसी क्रीम्स लगा रहे हैं उससे, उसके अलावा ये रूटीन फार्मूला क्रीम्स आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं
कि ये एक समझा जाता है कि ये इसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, नाइट क्रीम तो लगानी ही है। और अब मैं कमर्शियल नेम, ट्रेड नेम्स उनके नहीं लूँगी। बहरहाल मैं आपको ये एडवाइस करूँगी इन जनरल पब्लिक को कि आपको अगर आपका प्रॉपर डॉक्टर कोई चीज़ एडवाइस करता है फिर आप लगाएं, और ना आप ये रूटीन में इस तरह की क्रीम्स इस्तेमाल ना करें। अच्छा। तो कई दफ़ा ये क्लेम करते हैं कि हमारे इंग्रेडिएंट्स हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हमारा सीक्रेट फार्मूला है, साल से चल रहा है, और एंड में उसका जो रिजल्ट होता है एक्नी, स्किन थिनिंग हो जाती है, उससे रेडनेस हो जाती है, धूप टॉलरेट नहीं होती। ये काम बिल्कुल मत करें। आऊंगी मैं दोबारा पोर्स के ऊपर। पोर्स प्रोमिनेंट नजर आते हैं, जो ऑयली स्किन होती है उस पर प्रोमिनेंट नजर आते हैं। थोड़ा सा ये है कि एजिंग के साथ, क्योंकि आपकी स्किन का जो अंडरलाइंग कोलेजन होता है वो जरा वीक होना शुरू हो जाता है। तो आप ये समझें कि जो टाइट जिसने किया हुआ था वो फाइबर जो है वो लूज हो गया, तो उसकी वजह से वो प्रोमिनेंट नजर आना शुरू हो जाता है। तो वो ये चीजें मौजूद हैं। अर्ली एजिंग के साथ ये चीजें ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आती हैं। इसको प्रिवेंट करने का तरीका यही है, अगेन सनब्लॉक। अच्छा। सनब्लॉक और बाकी रूटीन आप जो अपनी हेल्थ केयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अंदर से आपकी हेल्थ ठीक है तो आपकी स्किन भी ठीक रहेगी। आप हाइड्रेशन अच्छी रखें, क्योंकि डिहाइड्रेटेड स्किन में जैसे आपके कपड़ा लूज होके यूं पड़ा हुआ है, स्किन लूज हो गई, वो प्रोमिनेंट और ज्यादा नजर आते हैं। तो अगर आपकी अच्छी वेल हाइड्रेटेड स्किन है, मॉइस्चराइजर की एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई करना आजकल रूटीन में नाइट पे अगर आपको करना है आप वो जरूर कर लें। और ये आप 20+ एज में, मतलब जो अगर नाइट क्रीम्स वगैरह में हाइलुरोनिक एसिड बहुत ज़्यादा, सीरम्स अवेलेबल हैं, बड़ा कुछ है, वो लगा सकते हैं। उसके बाद बात ये आती है कि ऑलरेडी अगर आपके ये डिहाइड्रेशन की वजह से नहीं है और एजिंग की वजह से नहीं है, वैसे आपके प्रोमिनेंट है, फिर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वो आपका एक इंजीनियर्ड प्रॉपरली, यानी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बेहतर बता सकता है। रूटीन में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा रेटिनॉइड एक कंपाउंड है, उसको भी बहुत एहतियात से और बहुत प्रिकॉशन से इस्तेमाल करना होता है। वो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से प्रॉपर तरीका समझें, उसके बाद लगाएं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एम्फोसाइज करना चाहूँगी कि हर बंदा लगवा देता है। किसी ने भी, डॉक्टर ने सुना भी लगवा दिया, आपने सुना लगा ली। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी फीमेल स्पेशली, ज़ाहिर आप जब टीन एजेस और उससे आगे जाते हो, चाइल्ड बेयरिंग यानी बच्चे पैदा करने वाली स्टेज पे, उसका इवन लगाना प्रेग्नेंट फीमेल्स में मना है। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवर द काउंटर चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं, फार्मेसी से हमें और चीज़ें भी मिल जाती हैं। वायरल ट्रीटमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो नीडलिंग भी है, उसके बाद हमारी लेजर्स भी अवेलेबल हैं। उसके अलावा बोटॉक्स का भी, अगर आपकी ज़्यादा ऑयली ग्रीजी स्किन है, बोटॉक्स का भी, माइक्रो बोटॉक्स, बेबी बोटॉक्स, उसका भी रोल है। लेकिन अगेन यही कि आप प्रॉपर अपना कंसल्ट करें, अपने प्रॉपर को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कराएं, और उसके बाद अपने डॉक्टर से डिटेल पूछें। आपका राइट है, आप पूछें, आप सेटिस्फाई हो, फिर तो वो ज़्यादा बेहतर है आपकी स्किन के लिए भी। दूसरा, हम देखते हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी होना शुरू हो जाते हैं, वो किस तरह हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का अगेन यही है कि ये एक्नी का पार्ट है। ब्लैक हेड, वाइट हेड, दाने, उसमें ये होता है कि रेड दाने होते हैं, पीप वाले दाने होते हैं, ये सब एक्नी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए यही है कि आप एक अपनी नॉर्मल जो क्लिनजिंग और क्लीनिंग रूटीन है और वो आप सब यूज़ करते रहें। जेंटल स्क्रबिंग आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ऑलरेडी इन्फ्लेम यानी रेड एक्नी है, जो जिसमें रेड दाने, उस केस में आप ना करें। उससे इन्फ्लेमेशन यानी रेडनेस और ज़्यादा बढ़ती है, फिर उससे स्कारिंग होती है। लेकिन एक कोई आप माइल्ड एक्सफोलिएंट को जो भी आपको सूट करता है वो, या कई दफ़ा लोग कॉफ़ी के इसके स्क्रब बना के यूज़ कर लेते हैं, वो भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जेंटल स्क्रबिंग, आपने बहुत ज़्यादा कपड़े की तरह अपने फेस को नहीं रगड़ना, बिल्कुल जेंटल फाइन मोशन में, और उसको बहुत फ्रीक्वेंटली ना करें, नॉट मोर देन वंस और ट्वाइस अ वीक टाइम। वो आप कर सकते हैं। जेंटल केमिकल पीलिंग्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, वो होम पील्स, वो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि आप ये ओक्लूसिव जो क्रीम्स हैं, लाइक मॉइस्चराइज़र, आपने अगर आपकी ऑयली स्किन है, जेल के अलावा आप क्रीम फॉर्म में लगा रहे हैं, वो भी आपकी वो कोमेडोजेनिक हो जाता है। लाइक कोमेडोन, हम इसी ब्लैक हेड या वाइट हेड को कोमेडोन कहते हैं, वो कॉमिडोज बनाना शुरू कर देता है। बाकी ये आपका डाइट मॉडिफिकेशन अगेन और एक्सरसाइजिंग, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प। लाइक आप अगर जंक फूड ले रहे हैं तो आप स्पेशली ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, मीठी चीज़ें, चॉकलेट्स, बोतलें, और इसी तरह जितने भी हमारे प्योरीफाइड फूड्स हैं, वो आपकी एक्नी को फर्दर वर्स करेंगे और ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बनेंगे।
अब आपके कंट्रोल में आपने कैसे करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली और ये नहीं आपने करना कि आपने खुद ही से ही हर चीज़ करना शुरू कर देनी है कि अगर आपको किसी आपकी सहेली ने मशवरा दिया है, ये साथ वाली पड़ोसन ने मशवरा दिया है कि मैंने ये लगाया था तो मेरी स्किन अच्छी हो गई है तो तुम भी लगा के ट्राई करो, ऐसा हरगिज़ ना करें क्योंकि उनकी स्किन टाइप और है, आपकी स्किन टाइप और है। जब तक आप अपने डॉक्टर से रुजू नहीं करते आप नहीं बता सकते कि आपकी स्किन को क्या चाहिए, तो बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास ही जाएं। हमारे साथ डॉक्टर ईमा शाहीन मौजूद थी, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर ईमा बहुत शुक्रिया आपका और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत अच्छी चीज़ें आपने हमें बताई और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपनी डेली रूटीन में उन चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे ताकि आपकी स्किन है और आप जो जवान और भी ज़्यादा नजर आए। मजीद भी आपसे बात करेंगे लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जनाब अब कुछ बात करते हैं अपने शहर लाहौर के हवाले से जिसके मसाइल हैं जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। और शहर को दरपेश मसाइल की अगर बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी एक अहम मसला बन चुकी है और अब ये मसला और भी संगीन होता जा रहा है क्योंकि गुज़श्ता दिनों गुजरावाला में वैन में गैस सिलेंडर फटने की वजह से लगने वाली आग कई लोगों की जिंदगियां ले गई थी, जिसके बाद गैस सिलेंडर से आए रोज हादसात की रोकथाम के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैस सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है और सिलेंडर लगाने पर मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी गाड़ियों के मालिकान की जानिब से गाड़ियां भी बंद कर दी गई है जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मजीद कम होकर रह गई है। तो दूसरी तरफ शहर को जदीद ट्रांसपोर्ट की फराहमी के हुकूमती दावे बातों तक ही महदूद रहे। अब पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में तब्दील करने का भी फैसला किया गया है, जिसके बाद सूबे भर में ट्रांसपोर्ट निज़ाम पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ही देखेगी। इन सब मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ऑन सादिक है, मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे आप? फॉर इनवाइटिंग मी। हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों गुजरावाला में जो हादसा पेश आया और इससे पहले भी कई सिलेंडर के हादसात हम देखते आ रहे हैं। कभी दुकान में सिलेंडर फट जाता है, कभी घर में सिलेंडर फट जाता है। अब एक वैगन में सिलेंडर फटा है जिससे 11 अफराद जो हैं वो जा बहक हो गए हैं। तो पहले तो मैं ये बताइए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिलेंडर का इस्तेमाल गैर कानूनी है या कानूनी है? देखें, एलपीजी किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फुल एंड फाइनली ये ऑलरेडी डिसाइडेड भी है, वो हर लिहाज से बैन है। ठीक है। इसके अगेंस्ट हमने पिछले दिनों जो है वो हमारे सीईओ, हमारे जो ऑपरेशन टीम है कंपनी की, उन्होंने एक आगाही मुहिम चलाई जिसके अंदर हमने रिक्शा ड्राइवर्स को और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स जितने भी हैं उनको इवन हफ्ता 2 हफ्ते रोक के बाकायदा समझाया, उसके नुकसानात बताए। अब उस पर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है। जो लोग अभी भी एलपीजी जो है वो यूज़ कर रहे हैं ऑटो रिक्शाज में या वैन वगैरह में, तो उनको हम जो है वो भारी जुर्माने भी कर रहे हैं और उनकी जो ट्रांसपोर्ट है उसको बंद कर रहे हैं हम। अच्छा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कियान साहब कि ये चीज़ बढ़ती जा रही है, कम होती है, हमें नज़र नहीं आ रही। ये इस तरह के हादसात पहले भी बहुत सारे हो गए हैं, तो क्या उनको भी मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, इस तरह के इकदाम जल्दी नहीं उठाने चाहिए? जी, एक्चुअली ये है कि बैन तो ये काफ़ी अरसे से है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा सा डिले हमारी गवर्नमेंट में, इसलिए कोविड का एक पीरियड जो है वो बीच में आ गया। अब इस पे प्रॉपरली जो है हमने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। विद इन डेज आप देखेंगे इंशाल्लाह। लाहौर में तो हमने इस पे, मैं दावे से कह रहा हूँ, आप चल के देख सकते हैं, कंप्लीटली जो है एलपीजी जो रिक्शा और जो वैन्स वगैरह हैं उस वक्त तो उन पे भारी से भारी जुर्माने भी कर रहे हैं और उनको लिटरली हमारी आवाम जो है वो डंडे को समझती है, तो उनको हम लोग बाय हुक एंड क्रुक जो है वो इसको जो है वो यकीनी बना रहे हैं कि अब इसको मजीद ना चलने दिया जाए। मतलब अगर लाहौर में भी कई ऐसे हादसात पेश आ चुके हैं तो इस हवाले से एलटीसी क्या इकदाम उठाएगी कि आइंदा इस तरह के इकदाम जो हादसात पेश ना आए? देखें, इसके लिए जुर्माने ही करना हल है? नहीं, जुर्माने करना बिल्कुल हल नहीं है। एलपीजी जो है हमारे एक्चुअली तब्दीली तब आएगी जब हम लोग इंडिपेंडेंटली अपने आप को बदलना शुरू करेंगे। हमारा होता ही है कि ओगरा ने एक पूरी पॉलिसी बनाई हुई है रिगार्डिंग एलपीजी सिलेंडर्स की। हम लोग यहाँ पे 2 नंबर तरीके से उसको खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। अब गली मोहल्लों में इस तरह की शॉप्स होनी नहीं चाहिए। अक्सर सुनने को आता है कि घरों के सेंटर में शॉप होती है कोई छोटे एरियाज में, वहां पे वो ब्लास्ट हो जाता है।
अब बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो गवर्नमेंट है इवन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट हमारे जो डीसी कमिश्नर्स जो हैं वो बड़ा फोर्सफुली इसको करवा रहे हैं कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी जगह पे शॉप्स वगैरह ना हो। दूसरा जो हमारा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट के अंदर तो किसी भी सूरत यूज करना जो है वो अलाउ ही नहीं है। हम लोग उनको कर रहे हैं, इवन के जो शॉप्स हैं उन पे जाके उनको ये सख्ती से ऑर्डर जो है वो किया जा रहा है कि आप लोग उनको फिल ही ना करके दें ताकि वो यूज ना हो सके। ठीक है, मतलब ये हल आप लोगों ने निकाला है, तो ये ट्रांसपोर्ट आपको लगता है कि इससे बेहतर हो जाएगी? जी इंशाल्लाह, क्योंकि 60 to 70% अगर मेरे ख्याल से शायद इससे भी ज्यादा जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो सीएनजी पे ही है, सिलेंडर्स पे ही अभी तक चल रही है। देखिए सीएनजी सिलेंडर और एलपीजी में डिफरेंस है, थोड़ा सा ये चीज क्लियर करनी होगी। एलपीजी जो है वो लिक्विड गैस है और एलपीजी का ब्लास्ट जो है वो ऐसे ही होता है जैसे आपने कोई बॉम्ब ब्लास्ट वाला सीन होता है। सीएनजी के जो सिलेंडर्स हैं या जो प्रैक्टिस रही है उसमें वो लाइसेंस होल्डर पंप हैं जो लोग सीएनजी फराहम करते थे और इवन वो टेस्टेड जो है वो सिलेंडर्स जो थे वो यूज होते थे। तो सीएनजी में इस तरह का कभी नहीं आया। सीएनजी वैसे आजकल गाड़ी और व्हीकल्स वगैरह में बहुत कम हो चुकी हुई है। एलपीजी की प्राइस इवन पेट्रोल से ज्यादा है। सिर्फ थोड़ा सा बचत जो है वो करने के लिए ज़हनी तौर पे जो है लोग वो एलपीजी की तरफ जो है ऑटो रिक्शे को या बसेस वगैरह को अपनी जो है उस पे चलाने के लिए बिला वजह से जो है उन्होंने अपने माइंड को जो है वो सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। और दूसरा ऑन साहब ये भी खबर आ रही है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो कार्रवाई के खौफ से उन्होंने अपनी गाड़ियां भी बंद कर दी हैं, ट्रांसपोर्ट का भी मसला आ रहा है, तो इसमें कितनी सदाकत है? जी ये बिल्कुल डेफिनेटली, जब हम लोग किसी का भी कारोबार बंद करना कभी भी हमारी गवर्नमेंट का ये एजेंडा ही नहीं रहा। हम लोग चाहते हैं वो काम करें, लेकिन जो चीज़ एलपीजी पे चल रही है वो पेट्रोल पे भी तो चल सकती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ वो आपको पहले ही कहा है कि मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए उन्होंने जी एलपीजी के बगैर चलनी नहीं है। वैसे भी हमारी जो है अब मैं प्रोक्योरमेंट को भी मैं ही चेयर कर रहा हूँ, हमारी कमेटी जो है कंपनी की, तो इंशाल्लाह हमारी अपने जो बसेस वगैरह जो हैं वो इनिशियली लाहौर से स्टार्ट करेंगे, इस तरह फिर दूसरे शहरों में हम लोग जो है वो बसेस अपनी जो अपने रूट्स में वो चलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, जिस तरह आपने कहा कि प्रोक्योरमेंट हो रही है, तो आप लोगों की एलटीसी की इलेक्ट्रिक बसेस भी हम सुन रहे थे कि आनी थी, वो मामला कहाँ तक पहुंचा है? हमें तो अभी तक नजर ही नहीं आई। देखें इलेक्ट्रिक बसेस का लास्ट टाइम भी आपसे इस पे बात हुई थी। इलेक्ट्रिक बसेस की फिजिबिलिटी बनेगी फिर वो लाएंगे। देखिए अब ये तो नहीं है कि हम एक कोल से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना के इसलिए इलेक्ट्रिक बस चला दें कि जी हमारा जो है वो पोल्यूशन फ्री एरिया हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो देखने जो है हम इस पे हमने इलेक्ट्रिक बसेस का नहीं इको फ्रेंडली बसेस की बात की थी, जिससे एटमॉस्फेयर हमारा जो लाहौर का और डिफरेंट शहरों का जो है वो ख़राब हो रहा है वो ना हो। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में अगेन मैं वही कह रहा हूँ। इको फ्रेंडली बसों से मुराद क्या है? सीएनजी पे चलने वाली बसें हैं या क्या है? सीएनजी जैसे यूरो 6 टेक्नोलॉजी है वो इको फ्रेंडली बसेस में कंसिडर होती है। डीजल भी कुछ बसें जो अच्छी क्वालिटी की हैं वो आपको स्मोक फ्री होती हैं, सोसाइटी में जो है उनकी वजह से पोल्यूशन जो है वो नहीं फैलता। मतलब इलेक्ट्रिक नहीं होगी वो? इलेक्ट्रिक मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होंगी, या हम इलेक्ट्रिक की तरफ नहीं जा रहे। हम कोशिश इलेक्ट्रिक बसेस की जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हमें भी उसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी मैं प्रीवियस गवर्नमेंट्स वाला सीन नहीं करना चाह रहे हम कि आएँ और 4 महीने चलें उसके बाद हम चार्जिंग यूनिट्स ना उनके जो है वो कर सकें। ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस भी हैं, तो इस सारी चीज़ों को देख के फिर उस पर जो है वो डिसीजन होगा, इस पे डिसीजन लिया जाएगा। दूसरा हमें बताइएगा कि क्या जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो फुली ट्रांसफर हो चुकी है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में? हम लोगों ने इसमें कैबिनेट कमेटी ने जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके अंदर इसका अप्रूवल आ गया। हम लोगों ने भी नाम चेंज के लिए भी ऑलमोस्ट जो है सारी वर्किंग इस पे कंप्लीट हो चुकी हुई है। ये भी मेरे ख्याल से है कि कुछ दिनों के अंदर जो है हम इसको ऑफिशियली पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो है लोगो वगैरह हर चीज़ जो है वो लेटेस्ट इसको कर देंगे अपलोड जो है। अच्छा हो जाएगा, अभी तक हुआ नहीं? बस ऑलमोस्ट हो गया, वर्किंग अब जो है वो स्टार्ट करनी है बस। और कितने जो है इसके लिए जराए चाहिए हमें? एलटीसी को पीटीसी में करने चाहिए, वसाइल कितने चाहिए हमें? देखिए वसाइल तो एक्चुअली काफ़ी सारे चाहिए। हम लोगों ने इसको पीटीसी में कन्वर्ट करने का मकसद ये था कि सिर्फ लाहौर की आवाम तक ना रहें हम, जो यहाँ पे अच्छी सफरी सहूलियात हैं वो हम पंजाब के दूसरे शहरों में भी जो है उसको मुमकिन बनाएं। तो इनिशियली तो हम लाहौर से ही स्टार्टिंग लेंगे, क्योंकि आपको पता है एलटीसी का वजूद 2018 में टोटली ख़त्म हो चुका हुआ था जब हमारे पास गवर्नमेंट आई। हम इसको दोबारा से रिवाइव करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में जो है वो दूसरे शहरों में भी हम इसका जो ऑपरेशन लेके जाएंगे। तो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के कितने रूट्स इस वक्त जो है वो चल रहे हैं और लाहौर में जा रही है? लेकिन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो बसेस थी 450 के करीब बसेस थी,
19 से 20 रूट्स पे वो चलती थी। अच्छा। इस वक्त एक सिंगल रूट भी नहीं चल रहा। और ये नहीं कि ये हमारी वजह से नहीं, ये हमारी ये 2013-14 में इवन शरीफ फैमिली का ही प्रोजेक्ट था, उन्हीं के दौर में ही ये वाइंड अप हो गया। उसकी वजह ये बसों की मेंटेनेंस नहीं थी। ठीक है, एक जब कोई एग्रीमेंट आप करते हैं तो उसमें रिप्लेसमेंट की भी शर्त होनी चाहिए कि 5 साल के बाद बस जो रिप्लेस होगी। लेकिन ऑन साहब, एक आम शहरी की तो कंसर्न ये है ना कि आप अगर एक लाहौर शहर में बसें नहीं चला सके तो आप पूरे पंजाब में कैसे चला सकेंगे, किस तरह मैनेज कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है, लेकिन इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इनिशियली लाहौर से ही, मैं यही इसीलिए अनाउंस करके जा रहा हूँ कि लाहौर से ही फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, लाहौर क्योंकि कैपिटल है पंजाब का, लाहौर से इसे मॉडल रोल बना के फिर आगे से मूव करेंगे। जैसे फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस तरह बड़े शहरों से होते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ने अगला मौका दिया तो क्या मॉडल प्लान क्या तैयार किया गया है, अगर लाहौर को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने किया है तो? इस दफ़ा आपने देखा होगा कि ये कोविड डेज के अंदर लोग टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा जो है मुतवज्जा हुए हैं। हम भी इसी लिहाज से जैसे स्टूडेंट्स को या जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी हमारी ये जो बसेज होंगी इसको अवेल कर सके। अच्छा। हम लोगों ने एक ऐप जो है वो डेवलप कर रहे हैं, उसमें ये होएगा कि आप लोग घर बैठे ये देख सकेंगे कि मैं कितनी देर के बाद स्टेशन पे जाऊं तो जो है वो बस मेरी वहां पे पहुंच जाएगी। अच्छा। अब दूसरा इशू ये है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होएगा, ये तो उनके लिए जिनके पास स्मार्टफोन है, जिनके लिए स्मार्टफोन नहीं है, वो क्या करेंगे? हमने उनको भी मद्देनजर रखा है क्योंकि लोअर क्लास जो है वो ज्यादा सफर करती है एज कम्पेयर टू मिडल और अपर क्लास से। तो उनके लिए ये है कि जो हमारे बस स्टॉप्स हैं उसके ऊपर हम एक स्क्रीन टाइप लगाएंगे जिसके अंदर उर्दू और इंग्लिश में दोनों में मेंशन होएगा कि इतनी देर बाद बस आएगी, इसका ये रूट होंगे, यहाँ से गुजर के जाएगी, ताकि मैक्स जितने लोगों को हम रिलीफ दे सकें इस तरह से। इसके बाद ये होएगा कि हम एयरपोर्ट्स के साथ इनको इंटरलिंक करेंगे कि फ्लाइट्स जो जानी है उनसे आधा घंटा पहले बस जो है वो एयरपोर्ट पहुंचे। इसी तरह रेलवे स्टेशन के साथ भी होगा। तो ये एक बहुत डिफरेंट चीज जो है आप देखेंगे। बिल्कुल ये डिफरेंट है, लेकिन क्या ये सारा जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं ये ऐप के अंदर ही लिंक होगा, उसके साथ ही इंटरलिंक होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये भी मैं फिर पूछेंगे टाइम भी, तो ये मैं एडवांस बता रहा हूँ, इस पे वर्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, और कब तक ये हमें नजर आएगी, इस पे काम होगा? फ्यू डेज में। तो प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं? जी प्ले स्टोर से, बिल्कुल प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं। और घर पे जिनके पास स्मार्टफोन है वो घर पे बैठ के ये देखेंगे कि मैं कितनी देर बाद घर से निकलूं तो मैं बस स्टॉप और वहाँ पे बस स्टॉप पे जो है वो पहुंच जाएगी बस, और आपको वहाँ पर खड़े होके वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से एलटीसी की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो लिया जा रहा है कि ऐप बनाई जा रही है हमारी सहूलियात के लिए। लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि बसों की तरफ ज़्यादा आया जाए ताकि उनको मेंटेन किया जाए और उनकी जो सूरत हाल है और उनकी खस्ता खाली है उनकी तरफ ज़्यादा आया जाए। दूसरा, लाहौर की जो 1.5 करोड़ आबादी के लिए फीस कितनी जो है सरकारी ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मौजूद है हमारे पास? एक्चुअली हम अगर मैं कहूँ कि हमारे रिक्वायर्ड जो है वो तो हमें 10 से 15 हज़ार बस चले फिर हम लोग चीज़ें जो है वो मैनेज करते हैं। लेकिन वसाइल भी आपके सामने ही हैं सारी चीज़ें। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितना ज़्यादा मैक्स, क्योंकि खान साहब का भी विजन यही है, सीएम साहब का भी विजन यही है कि हम जो है वो अपने पंजाब की आवाम को, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी है वो बाकी सूबों से ज़्यादा है, उनको मैक्स रिलीफ दिया जाए। लाहौर में 2, 2.5, 3 लाख मुसाफिर जो है हमारे जो एलटीसी की बसों के लिए कह लें आप इंतज़ार में है, तो उनके लिए ये है कि हम स्टार्टिंग में जो है वो 200 के करीब जो है वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसको बढ़ाते चले जाएंगे। और सड़कों पे हमारे जो रश है वो इतना बढ़ता जा रहा है, मतलब पैदल चलने वाले के लिए तो कोई जगह नहीं मिलती, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है वो इतनी ज़्यादा होती जा रही, तो किस तरह पर निपटेंगे हम इन चीज़ों से? देखें, इसके लिए तो एक ट्रैफिक का जो है वो निज़ाम वो तो ऑलरेडी, फिर वही बात मैं करूँगा कि हमें खुद तब्दीली अपने अंदर लाने की है। मैंने अक्सर देखा, भी आते हुए भी देखा, तो लोग ऑटो वाले तो खास तौर पे ऐसे चलाते हैं कि उनसे बच के ही जो है वो खुद आना पड़ता है। बचना है, उन्होंने तो नहीं ऐसे कोई लेकिन आपने देखा होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ या ओवरटेकिंग बड़े गलत तरीके से करते हैं। तो हम जो हमारे ड्राइवर होंगे वो भी फुली एजुकेट करेंगे उनको इस लिहाज से भी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेट करना। तो क्या इस हवाले से कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलानी चाहिए, क्या आपको लगता नहीं है? अवेयरनेस कैंपेन जो है ड्राइविंग से रिलेटेड, आपको पहले बताया कि इनकी चलानिंग से पहले उसमें इनको इवन ड्राइविंग से रिलेटेड भी बताया गया है। उसके बाद इन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया गया, इन्हें इस बारे में भी बताया गया कि एलपीजी के क्या नुकसानात हैं। तो आगाही मुहिम हम ऑलरेडी भी चल चुकी है और दोबारा इसको गाइड भी करेंगे। और दूसरा, ऑन साहब, हम देखते हैं कि सड़कों पर चिंची रिक्शा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और नज़र भी आ रहे हैं। इनको कौन, जो इनके ड्राइवर्स हैं, इनको कौन लाइसेंस देता है? क्या ये कानूनी है सड़क पर चलाना?
ये जो चिंगची रिक्शा है आप लाहौर की मेन रोड्स पे तो नहीं देखेंगी, ये कुछ एडजेसेंट्स में बिल्कुल चल रहे हैं। हम इनका रोजगार बंद नहीं करना चाहते, ये टोटली जो है वो बैन टोटली बैन वाला सीन है। और इनको कोई अल्टरनेट देने के लिए हम इस पे भी वर्किंग कर रहे हैं कि मतलब इन्हें किसी रिक्शा, कोई ई रिक्शा टाइप चीज हो जाए या हम इन्हें कोई और अच्छा रोजगार दे दें। सिर्फ ये होता है कि जिसको आप रोकें वो ये बहाना और सुनाता है कि जी लेकिन हम ऑन साहब हम देख रहे हैं कि इन्हीं चिंची रिक्शों की वजह से मतलब इन छोटे छोटे बच्चे ये चिंची रिक्शा चला रहे होते हैं, उनके पास लाइसेंस भी नहीं होता और ये हादसात का मौजब भी बन रहे हैं। तो इनको लिवरेज जितना हम लोग देंगे हादसात उतने ज्यादा पेश आएंगे, तो क्यों इनको लिवरेज दिया जा रहा है? लिवरेज आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ये यही जो है वो लेम एक्सक्यूजेज यूज करते हैं कि जी हमारा रोजगार बंद हो जाएगा, मैं बच्चा हूँ, मेरी बहनें हैं इतनी, मैं कैसे हम लोग इसको मेंटेन करेंगे। तो वो एक वो कर्टिसी वाला जो एलिमेंट है उसकी वजह से ये है। अवल गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट क्रैकडाउन पहले भी किया है, अब भी हमारा यही प्लान है कि इसको, लेकिन ख्वाहिश और कोशिश ये है कि हम इनको कोई अल्टरनेट दें इसका। तो जब इनको इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो क्या इनको जुर्माने किए जाते हैं या इनके खिलाफ पर्चा करता है, मुकदमात होते हैं? एक्चुअली होता यह है कि वो इतने छोटे बच्चे होते हैं जो चला रहे होते हैं, कई तो लाइसेंस नहीं, इवन ये रजिस्टर्ड भी नहीं होता, आपको ये भी बता दूं। तो होता यह है कि कानूनी कार्रवाई FIR वाला भी सीन कुछ हद तक हुआ है, लेकिन हम उन्हें भारी जुर्माने जो हैं ताकि उनको एक्चुअली आपको फिर वही बात रिपीट करूंगा कि हम लोग जब तक हमारे पे डंडा ना इस्तेमाल किया जाए, हमारी कौम पे वो जो है वो बेहतरी की तरफ आना नहीं चाहते हम लोग। तो जो इनको जब आप कार्रवाई करते हैं तो किस तरह, मतलब ये टोटली बैन है इसका मतलब है, तो इनको इनके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस भी नहीं होता, इवन रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकते क्योंकि फिर भी बाइक होती है तो एक साइज वो पीछे चला रहे हैं सड़कों पर। मतलब आप खुद बोल रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड नहीं है और उनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन वो फिर भी चला रहे हैं। तो ये हमारे मुआशरे का मेरे ख्याल से अलमिया है कि हम कहाँ पर हैं। तो क्या आपको लगता है आने वाले दिनों में हमें फिर और ज्यादा सख्त क्या इकदाम उठाने चाहिए इस हवाले से? चिंगची को और LPG जिन रिक्शा और वैन्स में यूज हो रहा है उन्हें तो हम टोटली जो है वो बैन करने जा रहे हैं। ये फाइनल ऑर्डर और डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से भी, CM की इवन तरफ से भी, कि हम लोगों ने इस तरह का कोई जो है वो जिससे पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी भी लोग या जो अंदर मुसाफिर बैठते हैं उनकी जिंदगी, जैसे आपने देखा है कि काफी सारे लोग उसमें LPG की वजह से उनकी इवन शनाख्त नहीं हो सकी, वो उनकी लाशें जो हैं वो इस हालत में थी कि अल्लाह माफ करे। तो इसके लिए जो है इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। मजीद LPG जो है वो किसी भी सूरत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो जो है वो अलाउ नहीं चलानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से सख्त इकदाम उठाए जाएंगे तभी ये चीज़ें जो हैं ठीक होंगी। ऑन सादिक साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के। ऑन साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब आपको बताती हूँ कि गुलाम मुस्तफ़ा हैं, तराना रिलीज़ किया है उन्होंने, नए ही उभरते गुलकार हैं, हमारी पहचान। मुझे यहाँ पे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक और आप उनका ये तराना सुनिए। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। तो आज़ादी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक ऐसी नेमत है जिसके हसूल के लिए इंसान किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करता। इस रियासत को हासिल करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने शहादतें दी, अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमें तो ये मुल्क विरासत में मिल गया, कोई कुर्बानी नहीं देना पड़ी, इसीलिए हम सुकून से इस मुल्क में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की आज़ादी और इसको बनाने वालों ने इतनी गिरा कदर कुर्बानियां दी है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज़ादी का अंदाज़ा सिर्फ
वही लगा सकता है जिसने तामीर पाकिस्तान में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया। आज हम आपकी मुलाकात तहरीक पाकिस्तान के ऐसे कारकुन से करवाने जा रहे हैं जो आज़ादी की जिदोजहद में शामिल रहे, कायदे आज़म की वलवला अंगेज तकरीरों को अपने कानों से सुना और इस मुल्क को बनाने में कई कुर्बानियां भी दी हैं। उनके 4 भाई हिजरत के दौरान शहीद हुए। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट की जानिब से उन्हें उनकी कुर्बानियों के एतराफ में गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। वो जज्बा क्या था, वो वलवला क्या था जिसमें लोगों ने पाकिस्तान के हसूल के लिए अपनी जानें तक गंवा दी, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में अलहाज सूफी अल्लाह दिता जालंधरी साहब। अलहाज साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम बिस्मिल्लाह। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यौम आज़ादी आपको मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमारी बर्बादी भी आपको आज़ादी की शक्ल में मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की कुर्बानियों की वजह से ही आज हम इस मुल्क में सुकून की सांस ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप तहरीक आज़ादी के कारकुन भी हैं और आप मुहिम भी चला रहे हैं कि 14 अगस्त को तहरीक आज़ादी के लिए जो शहीद होने वाले हैं उनकी फातिहा खानी करेंगे और कुरान खानी भी करवाएंगे। तो ये कैसे ख्याल आया आपको? ये मुझे ख्याल आया जी कि हमने जो दिन देखे हैं ना, हाँ जी, जब तक जिंदगी है वो हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि पहले हमने ये कांग्रेस में थे हम लोग। अच्छा, कांग्रेस में थे भाई भी और सारे में। मुस्लिम का तो नाम नहीं था, सिर्फ कांग्रेस बनी। जी जी बिल्कुल। वो हिंदुओं का एक कोठी थी टिकाराम, उधर हम जलसा सुनने जाते थे। ठीक है। तो उधर हमें पता कि यही पता नहीं अभी अंग्रेजों की हुकूमत थी। हाँ। तो फिर हजरत मोहतरम कैद आजम साहब जब आए हैं जलंधर, उन्होंने बताया भी ये तो हिंदुओं की जमात है कांग्रेस। अच्छा। हमारी जमात जो मुस्लिम लीग है। ठीक है। हमने मुस्लिम लीग में फिर उधर आ गए। ठीक है। वो छोड़ दिया सब भाइयों ने। मुस्लिम लीग में शमूलियत कर लिया आपने? हाँ जी। तो उसके बाद में फिर हम लोगों ने अंग्रेज़ों से रोज़ परेडें कर करके, वो एक आता था हेड, अच्छा, आर्मी का, वो हमने ले आने 2-2 आने के लागे, उसके ऊपर हरा रंग फेर के तो लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। तो फिर हमने परेडें करनी, जैसे मार रोड है ऐसे उधर रेलवे रोड था जलंधर शहर में। ठीक है। तो उधर आगे हमारी मुस्लिम लीग जमात होती थी, 400-500 बंदा, पीछे खाकसर पार्टी जो बेलचा पार्टी कहलाते हैं, अल्लामा मशरक़ी की जमात। ठीक है। एक उसके पीछे हरार पार्टी होती थी, ये अताउल्लाह शाह बुखारी की सी पार्टी। तो हम तीनों पार्टियां थी। तो हिंदू तो बेचारे पीछे 20-25-30 होते से राम राम करते आ रहा है। ये मुल्क तो हमने बनाया, इतनी मेहनत से, अंग्रेजों से आज़ादी हमने ली है। बिल्कुल ऐसे ही, तो ये कैसे इतना मुल्क ले गए? हमें तो दुख होता है कि इतना सा पाकिस्तान हमें दे गए, तो सारा हिंदुस्तान उन्होंने ले लिया, क्योंकि कुर्बानी मुसलमानों ने दी है, तो मुसलमानों की मेहनत है। अल्लाह ताला इनको जन्नत फिरदौस में मकाम दे। हजरत कैद आज़म साहब को, उनकी बहन को भी, फातिमा बीबी जनाब, तो इन बहन भाइयों ने मेहनत की है। तो हमें पता लगा कि हमारा पाकिस्तान मुल्क मुसलमानों का और है। हाँ। और हाजी साहब, आपके 4 भाई भी शहीद हो गए थे हाँ इस जी, दौरान? हम उनको रोज भेजते ना बर्चियाँ दे के। उधर से वो हिंदू निकलते थे रात के 1:30 बजे। अच्छा। हिंदू से वो बोलते थे सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। ठीक है। इधर हमारे भाई बोलते थे नारे तकबीर अल्लाह अकबर। तो वो जब रात के 1-2 बजे जुग होता था ना, हाँ। तो ये बर्चियाँ मारते उन पर कर पाने थी। तो इधर से जो 20 बंदे हमने भेजे, बीच में 4-5-6 शहीद हो जाने, बाकी वापस आ जाए। ठीक है। तो मेरे भाई हर दफ़ा रोज जाते रहे। मोहल्ले में जिसको भी कहा ना कि भी अपने बेटे को हमें दो, आज भेजना है। हाँ। तो हालांकि यहाँ था कि एक औरत का एक ही बेटा था, खामन नहीं था। उसको हमने कहा कि अपने बेटे को आज रात को भेजो। तो वो उसने कहा ले जाओ, ये मेरा बेटा है। अच्छा। उसने उसको ही भेजा। वो बेचारा फिर उसी दिन ही शहीद हो गया उधर। हालांकि उनके भी मारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मगर मेरे भाई उसी में 3 उसमें शहीद हो गए। अच्छा। एक जो सबसे जाबर था ना, उसको मोहल्ले के मुसलमानों ने बरगलाया, लालच दी। अच्छा। तो जो डाकू थे ना सिख, हाँ। उनके पास ले गए, ब्यास दरिया के पास। वहाँ जाके उसको उन्होंने कत्ल किया। तो हमें आज तक यही पता था कि मेरा भाई जिंदा है। कि मेरी वालदा सारी ज़िंदगी ज़मीन पे सोए हैं कि मेरे पता नहीं लाल बेटे कहाँ, कौन सी ज़मीन पे पड़े होंगे। उसी गम में वो फौत हो गई है। तो इसलिए हम लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। रास्ते में जितनी गाड़ियाँ आती सारी ब्यास से दरिया के ऊपर कट जाती थी। तो हाजी साहब, तहरीक आज़ादी की अगर बात कीजिए तो उस वक्त आप कितने साल के थे, क्या उम्र थी आपकी?
मेरी उम्र होगी मेरा 32 से लगा लो 15-16 साल की होगी, मगर मैं उतना किसी को ये नहीं पता। कोई 150 साल का भी बंदा होगा ना, उसने हिस्सा ही नहीं लिया, उसको क्या पता कि पाकिस्तान आज़ादी कैसे मिली। बिल्कुल बिल्कुल। हमने भाइयों ने सब ने हिस्सा लिया, क्योंकि मेरे वालिद साहब गुलाम अहमद नाम था, उन्होंने 2 जंगें लड़ी हैं, जंग अजीम। वो हमें रात को परेडें सिखाते थे, कोई 100 बंदे को 50 को अंधेरे में, अच्छा। जलंधर शहर में लालटेनें जली थी तो अंधेरा ही, रात को परेडें सिखानी मोहल्ले में, तो दिन में हमने रोड पे चढ़ जाना, पूरी पार्टी वहाँ नारे लगाने, पाकिस्तान बनाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, मकसद क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा नारा होता था। तो कई दफ़ा तो ऐसे होता था, अभी नारा मार ही रहे, उन्होंने मारा, काट के वो हमारी गर्दन हेड के समेत ही। अच्छा। तो वहाँ से ये हमने सारा पूरा हिस्सा लिया इसमें, शुरू से आखिर तक। तो यहाँ आके भी कायदे आज़म साहब के जलसों में जाते रहे, फातिमा जना के उसमें हिस्सा ली मैंने, पार्टी जो उन्होंने इलेक्शन पे खड़े हैं अयूब हाजी खान। साहब, मैं थोड़ा सा हिजरत के वाक़े के बारे में सुनना चाहूँगी और हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहेंगे। जब हिजरत के वक्त क्या वाक़यात हुए, किस मुश्किलात से आप जलंधर से लाहौर पहुँचे और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? वो ये हुआ है कि जब हमें ट्रक लेने आए ना, छोनी चलो जी ये स्पेशल आज गाड़ी जा रही है, ठीक है। हम चले गए, मेरी वालदा ट्रक पे चढ़ने लगी तो उसकी टांग टूट गई। अच्छा। तो 3 मेरी बहनें थी, भाई तो था ही कोई नहीं। तो यहाँ मेरा बाप था, वो वालदा की टांग टूट गई। जब वहाँ से वो जलंधर स्टेशन पे है ना, गाड़ी खड़ी हुई है, तो अंदर से भी भरी हुई थी, ऊपर से भी भरी हुई थी। तो वो सिख आए हैं 10-12, उन्होंने कमरे में घुस के जो लड़की खूबसूरत थी उसको पकड़ के उन्होंने खींचा। उसकी वालदा ने कहा मेरी बेटी को कहाँ ले गए, उन्होंने उसको कृपान मारी, पेट फाड़ दिया। ये किसी के बार में कहा मेरी बेटी को नहीं, वो चीखें मार रही, मछली की तरह तड़फ रही हैं परेड फार्म पे, वो खींचे लेके जा रहे हैं कि मुझे बचा लो। वही बचाने वाले जो आगे होता था उसको वो कृपान मार के पेट फाड़ देते। तो आजकल लड़कियाँ सारी उधर ही हैं। अच्छा। उधर ही वो ले गए, इतना जुल्म। फिर रास्ते में जो गाड़ियाँ आती वो सारी ब्यास से दरिया पे काट के फेंकते थे। हमारी गाड़ी इसलिए बची थी कि हमारे साथ 2 बलोच रेजिमेंट के सिपाही थे। उन्होंने स्टेन गाड़ी लगाई थी ऊपर गाड़ी के। तो हमें भी काटने लगे थे। अटारी अमृतसर के पास अटारी है, वहाँ भी वो काटते थे। तो वो सीखने का आइए तो गाड़ी ख़राब हो गई महाराज। तो सिपाही उतरा, उसने कहा इसको क्यों नहीं चलाते, कहते ही ख़राब हुई। सिपाही ने कहा आर्मी वाले ने कि भाई मैं 3 तक गिनूँगा, 1 2, जब उसने 2 कहा उसने कहा मैं चलाता हूँ। तो वो चल गई। नहीं तो चारों तरफ सिख बुजों में छुपे थे, मगरिब का टाइम था, तो वो उन्होंने हमें भी खत्म। ये तो अल्लाह सब ने कुरान पढ़ने शुरू कर दिए, मेरी बहनों ने, माँ ने, कि अब पता नहीं कितने टाइम है नहीं। तो बड़ी मुझे वाल्टन कैंप आए। अच्छा, मतलब वहाँ से जलंधर से जब आप लाहौर पहुँचे वाल्टन कैंप, वाल्टन कैंट आए, वहाँ पर आपने क़याम किया। वहाँ आते हमें उन्होंने बाल्टी में दाल डाली हुई और 1 रोटी और उस पर दाल रख देते। वहाँ पे पहले से ही महाजिर मौजूद थे, उनकी क्या सूरत हाल थी, क्या वाक़या? वो गाड़ी एक आती थी तो वो उनको छोड़ आते थे। अच्छा। हालांकि हमारे जो मुसलमान है ना, जी, वो बहुत ही शहीद हुए हैं, बहुत गाड़ियाँ कटी हैं। बिल्कुल ऐसे। हिंदू जो इधर से गए वो इतनी नहीं कटी, वो कम कटी हैं। इन्होंने सिर्फ 1-2 गाड़ियाँ बदामी बाग स्टेशन पे काटी हैं। अच्छा। तो बाद में उन्होंने वो डोगरा पार्टी उनके पास होती है हिंदुओं की, फौजी, उन्होंने एक पूरा डब्बा साथ भेज दिया फौजियों का, ठीक है, उनकी हिफाजत के लिए। बस अल्लाह ताला इनको जन्नत नसीब करे। कायदे आज़म साहब ने बहुत मेहनत की है हमारे ऊपर कि उन्हीं दोनों बहनों भाइयों, और तो मैं किसी को जानता नहीं, इनकी दोनों भाई बहनों की नतीजे से हम इधर, और अल्लाह की मेहरबानी से। बेशक ऐसे ही है। हाजी साहब, आपने कायदे आज़म की तकरीरें भी सुनी है उस ज़माने में, तो कैसा वलवला होता था लोगों में उनकी तकरीरें जब वो सुनते थे? मोची दरवाजे में जलसा होता था। करोन बाग से अड्डे तक जगह नहीं थी होती खड़े होने को भी। अच्छा। इतना बड़ा जलसा कायदे आज़म का होता था। उसके बाद में बेचारे को 1.5 साल ही जिंदा रहे हैं, तो बहुत हो गए। नहीं तो उनकी तकरीरें इतनी दुनिया जाती है। तो फातिमा जना के साथ तो हम गाड़ी के साथ आपने कैंपेन चलाई है, मुकम्मल किया है उनके साथ, मगर वो बेचारी रह गई। लालटेन उनका वो था निशान,
अयूब खान का था फूल निशान, तो इसलिए वो बेचारी रह गई। अगर हो जाती तो शायद पाकिस्तान कहाँ का कहाँ जाता। तो उस कैंपेन में अगर बात की जाए, जब फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ आप काम कर रहे थे कैंपेन में, तो उन क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? उसमें मुश्किल कोई नहीं, बस उनके साथ साथ गाड़ी में नारे मारते जा रहे हैं कि ये हो जाए। जगह जगह लोगों को कहा भी इनको वोट देना है, इनको वोट देना, ये तुम्हारी माँ की जगह है। मगर लोग वो ज़रा ऊंचे थे, वो अयूब खान की तरफ से जो। तो क्या हाजी साहब आपको लगता है कि क्या हमने वो पाकिस्तान पा लिया है जिसके लिए आप लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी जिद्दोजहद की है? नहीं मैडम, हमने बोली वो हमारी तकमील नहीं हुई। जो हमने ख्वाब देखा था, जो ख्वाब देखा था कि मुसलमान ये कलमे से बना है कि कलमे के नाम से इधर वही चीज़ होगी, इस्लाम ही होगा सारे, हर चीज़। मगर वो मैंने किसी हुकूमत में नहीं देखी जितनी हुकूमतें आई हैं। ये नहीं मैं एक हुकूमत को कह रहा हूँ, सारे ही ऐसे नहीं। किसी ने पाकिस्तान को ये नहीं समझा ये कैसे मिला है, उन्होंने यही समझा कि हमें मुफ्त मिल गया। आगे नौजवान नस्ल को बताते नहीं कि ये पाकिस्तान हमें कैसी कितनी कुर्बानियों से मिला। अब देखो जाके यादगार, कल 14 अगस्त आएगा, चीखे मार रहे होंगे, बिगल बजा रहा, कोई शराबें पी, आज की जिस तरह नौजवान आज़ादी मनाती है, कल हम देखेंगे भी ये मनासर के किस तरह बाजे बजा रहे होंगे, बाहर हॉर्न बजा रहे होंगे। वलवला वो उस तरह का नजर नहीं आता आज़ादी का। आपको लगता है कि इस तरह का वलवला होना चाहिए? हमें दुख होता है, हमें जो में आता है कि ये बर्बादी मना रहे हैं, आज़ादी ये मना रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं। इन्होंने आज़ादी मनानी है तो अनाउंसमेंट करें सबको कि कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और करोड़ों हजारों जो शहीद हैं उनकी रूह को सवाब पहुँचाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं तो हर दफ़ा अपनी मस्जिद में, मैं सदर हूँ मस्जिद का, बदामी बाग, बदामी बाग थाने के पास मस्जिद है मियाँ चिराग, उसका मैं सदर हूँ। मैं वहाँ जाके ना उस मौलवी को कह के सब रूह के लिए सवाब मंगाता हूँ, दुआएं मंगाता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही होना भी चाहिए। जितने शहीद हुए हैं इस कुर्बानी के और इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए, जितनी कुर्बानियां हम लोगों ने दी हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए हमें कल के दिन 14 अगस्त के दिन हमें उनके याद के लिए कुरान खानी करनी चाहिए, जैसे हाजी साहब भी करते हैं। अलहाज सूफ़ी अल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कारकुन तहरीक आज़ादी पाकिस्तान है। सूफ़ी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।